खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं, इंटरमीडिएट के इम्तहानात जारी हैं। असातिज़ा गैर महफूज हो गए। असातिज़ा को नामालूम अफराद की जानिब से ज़दोकोब किए जाने के वाक़यात में इजाफा। असिस्टेंट प्रोफेसर जमशेद हाशमी पर नामालूम अफराद की जानिब से बंदूक तान ली गई। इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखें बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या जो है पेश आया है कि हम सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट इम्तहानात जो हैं वो कराची में जारी हैं और आज इंटरमीडिएट के तहत नवा पर्चा जो है वो आज लिया गया, लेकिन इम्तहानी सेंटर्स की सूरत हाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। और इम्तहानी सेंटर्स की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो कराची के बेशतर ऐसे इम्तहानी मराकज़ हैं जहाँ पर सिक्योरिटी जो है बिल्कुल भी वो उस लिहाज से नहीं दिखाई दे रही है जैसे कि होनी चाहिए। कराची भर में 182 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि 36 इम्तहानी मराकज़ को हसास तरीन जो है वो करार दिया गया है। इस ज़मन में चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची ने जो है कमिश्नर कराची को दफ़ा 144 की दरख्वास्त की थी और ये हर साल की तरह इस साल भी कॉलेजेस में दफ़ा 144 के तहत जो है वहाँ पर पुलिस मोबाइल भी होनी चाहिए और दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो भी अमल में लाई जानी चाहिए, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर बात की जाए इम्तहानी मराकज़ की तो सबसे पहले एक केस जो है वो दिखा सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज में, जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से असातिज़ा को उस्ताद को जो है वो तस्कोब किया गया और उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डराया और धमकाया गया कि उन्होंने सेंटर में जो है सख्ती की हुई थी और बच्चों को चीटिंग और नकल करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई थी। इस ज़मन में उन टीचर के साथ ये किया गया कि जब वो शाम के औकात में अपने घर की तरफ गामजन हुए तो 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ने उनको सदकोब किया, उनको मारा पीटा और उनको डराया धमकाया, जिसके हवाले से फिर बाद में उन्होंने FIR भी उन अफराद के खिलाफ जो है वो दर्ज कराई। इस सिलसिले में भी महकमा कॉलेज एजुकेशन थोड़ा हरकत में आया क्योंकि सफला ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन ये मामला जो है सिर्फ और सिर्फ यहीं तक बाकी है या बरकरार जो है वो नहीं रहा। इसके बाद एक और वाक़या जिना गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद में जो है वो रूनुमा हुआ। जिना गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद के जो प्रोफेसर हैं हाशमी साहब, उनके साथ ये किया गया कि उन्होंने उनकी ड्यूटी है, जब सुबह बच्चा 9 बजे से पहले इम्तिहानी मरकज़ के अंदर जाता है तो उसकी तलाशी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉरिडोर पे खड़े होने पर एक ये वाक़या ऐसा पेश आया कि नामालूम अफराद दिन दिहाड़े कॉलेज के इम्तिहानी सेंटर के अंदर पहुंचे, जो कि हसास इम्तिहानी सेंटर है, जहाँ पर दफ़ा 144 के तहत पुलिस की मोबाइल जो है वो लाजमी वहाँ पर मौजूद होनी है। इम्तिहान के दौरान इम्तिहानी सेंटर के अंदर वो नामालूम अफराद जो है वो दाखिल हुए, जहाँ पर वो टीचर जो है उस कमरे में मौजूद थे, वहाँ पर गए और उनके सीने पर जो है पिस्तौल तान दी गई नामालूम अफराद की जानिब से। ये जो मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ भी सिटी21 ने आज उन हाशमी साहब जो कि टीचर हैं उनका ये मौक़िफ़ लिया और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से 5 से 6 अफराद या 10 के करीब अफराद। ज़ुबैर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी पर बात करने के लिए सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन के सदर मुनव्वर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि अब असातिज़ा को ज़दोकोब किया जा रहा है, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है इस पर? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मसले पर जो है बात करने का मुझे मौका दिया। देखिए, ये मुसलसल असातिज़ा को मुख्तलिफ मामलात में टारगेट किया जाता है, चाहे वो इंतखाबात का मामला हो, उसमें हमें कौमी फरीज़ा कह के उसमें झोंक दिया जाता है, कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। फिर जब दाखिलों का सिलसिला शुरू होता है कॉलेजेस में, उस वक्त जो है फिर असातिज़ा को एक मरतबा फिर इसी सूरत हाल का सामना होता है और सबसे ज़्यादा परेशानी हमें इम्तिहानात के अयाम में होती है। असल में महसूस यूँ होता है कि शायद ये तलबा का इम्तिहान नहीं है, हम असातिज़ा का इम्तिहान है और हमें जिस अंदाज से मारा पीटा जाता है, तशद्दुद का निशाना अगवा करके जो है वो मारा पीटा जाता है। अभी कराची में 2 कॉलेजेस में ये वाक़या हुआ है। इससे पहले उमरकोट में, जहाँ वज़ीर तालीम जिस इलाके के हैं, वहाँ पर भी इस किस्म का वाक़या हो चुका। अभी ताज़ा वाक़यात जो है वो यहाँ कराची के सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज में और जिना गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा के साथ पेश आया। एक में उस्ताद के सीने पे गन रख दी गई, लोडेड गन रख दी गई, और दूसरे कॉलेज से एक उस्ताद को अगवा करके उन पर तशद्दुद का निशाना उनको बनाया गया।
ہم نے کافی عرصے سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو روک تھام کا کچھ نہ کچھ اقدام کرنا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو. ہم نے پھر اس پر ڈیمانڈ کی ہے کہ سندھ اچھا منور صاحب بتائیے گا، اساتذہ کی حفاظت اور امتحانات کے منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اب تک تو مجھے نہیں سننے میں آ رہا کہ کچھ کیا جا رہا ہے، جبکہ اساتذہ کو تحفظ دینا اولین فریضہ ہے حکومت سندھ کا. اب اس کے لیے قانون سازی بہت ضروری ہے، کیونکہ مسلسل واقعات یہ ہو رہے ہیں. تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں آپ کے توسط سے بھی کہ اساتذہ کو تحفظ اساتذہ بل یا تکریم اساتذہ بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی سے پاس کیا جائے. اس میں جو ہے قانون سازی کی جائے. تعلیمی ادارے پر حملہ ہو یا استاد پر حملہ ہو، یہ پوری قوم پر حملہ تصور ہونا چاہیے. جب ہم اس پر کوئی قانون سازی کریں گے تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اس کا فرق پڑے گا. ورنہ اس طرح سے اساتذہ پھرتے رہیں گے، اغوا ہوتے رہیں گے، تشدد کا نشانہ وہ بنتے رہیں گے، اور پھر ہم مجبوراً پھر ہم کہیں گے کہ جی ہم نہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمیں اس وقت جیل میں ڈال دیجیے، اچھا ہے، زیادہ کم از کم محفوظ ہوں گے. نہ ہم امتحانات آپ کے لیں گے کہ آپ ہمیں اس طرح سے اگر کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا. تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا متاثرہ اساتذہ نے کسی قسم کی قانونی کارروائی کے لیے درخواست دی ہے؟ جی میں خود ان اساتذہ کے پاس تھا، سپلا کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہم باقی عہدیداران بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم پہلے تو سراج الدولہ گورنمنٹ کالج کا جو ایشو ہوا، ہم گئے وہاں کے تھانے پر، اور بہرحال بڑی مشکل سے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے. اسی طرح سے جو جناح گورنمنٹ کالج کے استاد پر گن رکھی گئی، ان کو دھمکایا گیا، اس کے لیے بھی ہم تھانے پہ گئے. ہم سے بہت اچھا تعاون کیا پاپوش نگر کے ایس ایچ او صاحب نے، اور انہوں نے بہت کارروائی کی، چھاپے مارے ہیں. لیکن ابھی تک وہ جو اس معاملے میں جو انوالو جو عناصر تھے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں. یہ پوری ایک چین ہے جو میں آپ کو عرض کروں آپ کے چینل پہ ناظرین کے لیے، یہ پوری ایک چین ہے. یہ اس پوری پٹی پہ جس میں انٹرمیڈیٹ بورڈ شامل ہے، وہاں پر بھی یہی گنڈا گردی عناصر یہ وہاں پر بیٹھتے ہیں. جناح کالج میں، منور صاحب سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے، کہیے گا کہ کیا بچوں کو ایسے ہی پاس کر دیا جائے؟ اربوں روپے جھونکنے کی ضرورت کیا ہے؟ جنہوں نے چیٹنگ کرنی ہے وہ تو بائی ہک اور بائی کروک کر ہی رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اساتذہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمل ان کا پورا نہیں ہو رہا، یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے پھر اساتذہ کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ان کی کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا ہے، جب ہم کالج سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ہماری گاڑی سے ہوا جو ہے وہ ٹائر سے پنکھ نکال جا چکی ہوتی ہے، کبھی راستے میں ہمیں ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے. لیکن استاد بہرحال اپنا فرض پورا کر رہا ہے، اور ہم اس طرح سے نقل مافیا کو کے ہاتھوں گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. لیکن حکومت سندھ کو ہمیں تحفظ دینا ہوگا. ہم کوئی ہتھیار لے کے وہاں نہیں جاتے، ہم کوئی ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں کہ ہم وہاں جا کے ان کا مقابلہ کر سکیں گے. ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، لیکن حکومت سندھ کو پورا فرض پورا کرنا پڑے گا. ورنہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جب ہم نے ہاتھ اٹھا دیا، ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے، تو پھر یہ امتحانات جو ہیں یہ پھر جس طرح سے ہوں گے تو پوری دنیا دیکھے گی. یہ بھی کہیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات کیے جانے چاہیے اساتذہ کی حفاظت کے لیے اور امتحانی عمل کو شفاف بنانے کے لیے؟ لیکن اس وقت جو بورڈ انتظامیہ ہے، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی رابطے میں ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. متعلقہ تھانے کو، ایس ایس پی کو، ڈی سی کو، ان سب کو وہ لوپ میں لیتے ہیں اور ان سے بھی کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو حساس تعلیمی ادارے ہیں، مراکز ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پولیس جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، اور پھر اساتذہ جو ہیں وہاں پر بے یار و مددگار ہوتے ہیں. ایک تو وہاں پر سیکیورٹی، پراپر سیکیورٹی فراہم کی جائے امتحانی مراکز کے اوپر. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تحفظ اساتذہ بل یا تکریم اساتذہ بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی سے منظور کیا جائے، تاکہ جب قانون سازی ہوگی تو پھر یہ لوگ گرفت میں بھی آئیں گے، اور استاد پر یا تعلیمی ادارے پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ ہمیں اگر کریں گے تو ہمارے اوپر جو ہے اس پہ کافی ہمیں گرفت میں آئیں گے. اچھا منور صاحب بتائیے گا کہ کیا ملزمان کی نشاندہی ہو سکی ہے؟ جی بالکل ہو چکی ہے. ہمارے جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، پروفیسر انور راجپوت صاحب، انہوں نے ان کو پہچانا ہے اور نامینیٹ کر کے ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. اور لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو غنڈہ گردی عناصر ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو عناصر ہیں یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، طلبہ نہیں ہیں، یہ آؤٹ سائڈرز ہیں، یہ باہر کے لوگ ہیں جو بچوں سے گیٹ پر آ کر ان سے لین دین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ اساتذہ بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں.
प्रिंसिपल भी हमारे साथ मिला हुआ है, आप हमें इतने पैसे दें, हम नकल अंदर पहुंचाएंगे। लेकिन जब उस्ताद इनकी राह में रुकावट बनता है तो फिर ये इस तरह से करते हैं। ये नॉमिनेटेड लोग हैं, ये एक ही ग्रोह है जो इन पूरी कॉलेजेस जो मैं आपको गिनवा रहा था, इन कॉलेजेस में ये दंदनाते फिरते हैं। आप इंटर बोर्ड के बाहर जाइए, वहां पर यही लोग आपको दंदनाते फिरते हुए नजर आएंगे। वहां पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को तंग कर रहे होते हैं कि आप हमें पैसे दें, आपका ये हम काम करवा देंगे। सिटी गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर ही खड़े हुए होते हैं। पाकिस्तान शिप ऑनर कॉलेज का ये इन्होंने हशर किया था। इसी तरह से बाकी और कॉलेजेस हैं, हमारे 72 कॉलेज, वहां पर असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वहां पर भी ये एक चेन है जो एक लिसानी तंजीम अपने आप को कहलाती है। मैं नहीं समझता कि ये कोई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का काम ये नहीं है। ये वो अनासिर हैं जो कि भत्ताखोरी में मुलव्विस हैं, जो बच्चों से पैसे जो हैं वो बटोरते हैं किसी बहाने से। इनको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। स्टूडेंट हमारा फिर भी एक रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ये आउटसाइडर्स लोग हैं जो आकर इम्तिहानी मराकिज़ पर और इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर आके ये तलबा को और असातिज़ा को परेशान करता है। कि भी कहिएगा मुनव्वर साहब कि जिस तरह आपने कहा कि आउटसाइडर्स हैं, लेकिन जाहिर है कि अंदर से मदद हासिल है तो बाहर वाले इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो क्या आपकी जो ये सिपला तंजीम है ये इनको बेनकाब कर सकती है कि ये चेन कहाँ कहाँ मिली हुई है? देखिए, बिल्कुल अगर इनके साथ असातिज़ा मिले हुए होते या अंदर के लोग मिले हुए होते तो फिर असातिज़ा पर ये तशद्दुद ना हो रहा होता। ये एक चैन है पूरी जो पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन का नाम इस्तेमाल करती है। हालांकि मैं उन बच्चों को जानता हूँ जो पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के जो बच्चे हैं, जो वाकई स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे बच्चे हैं। लेकिन ये उन्हीं बच्चों का नाम खराब करके बैरूनी अनासिर हैं जो इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर, ये बहुत बड़ी आमाजगाह बनी हुई है इनकी। सबसे बड़ी अगर इनकी आमाजगाह पकड़ना चाहे हुकूमत सिंध पकड़ना चाहे तो ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के बाहर ही आपको मिलेंगे। वहां पर ये बैठे हुए होते हैं। सिटी कॉलेज के बाहर ये लोग मौजूद होते हैं, 72 कॉलेज के बाहर मौजूद होते हैं, सिराजुद्दौला के कॉलेज के बाहर ये मौजूद होते हैं। ये पूरी इनकी पट्टी है जिस पर ये लोग काबिज हैं और ये यहाँ पर ये हरकतें करते हैं। इसी तरह से गुलशन इकबाल का कॉलेज है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 जो है, वहां पर भी इस किस्म के अनासिर आपको ये नजर आएंगे। ये सिर्फ एक ही चैन है, अगर इनको हुकूमत सिंध काबू कर ले तो फिर मेरे ख्याल में काफी बेहतर हो सकता है। मेरे पास ये भी मालूमात है कि जिस लड़के के ऊपर जो FIR काटी गई है, नॉमिनेट किया गया है, वो इसमें सवात में बैठा हुआ है, यहाँ से भाग गया है। लेकिन अब ये फायदा जरूर हुआ है FIR काटने से, कटवाने से, कि अब इन कॉलेज में ये अनासिर नहीं आ रहे हैं, फिलहाल नहीं आ रहे हैं, आगे चल के आ सकते हैं। मुमकिन ये भी हो सकता है कि कल मेरे ऊपर ही या मेरे किसी उस्ताद के ऊपर भी ये लोग हमला करके जो है वो साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि असातिज़ा नहीं मिले हुए, ये किस तरह मुमकिन है कि इतने बड़े पैमाने पर चीटिंग हो रही है? ज़्यादातर जो इम्तिहानी सेंटर्स हैं वहाँ से यही खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है, खुलेआम हो रही है। असातिज़ा अगर नहीं साथ दे रहे, हम ये अगर शक का फ़ायदा भी दें तो हम ये कह सकते हैं कि 10 में से 8 असातिज़ा साथ नहीं दे रहे, 2 तो फिर भी दे रहे हैं। देखिए, मैं इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जो कमेटी है जो इंस्पेक्शन करती है, कॉलेजेस में जाती है, मैं उसको लीड भी कर रहा हूँ। मैं इससे बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि इम्तिहानी मराकिज़ में इतने बड़े पैमाने पर चिटिंग हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये मैं बात ज़रूर आपकी मान सकता हूँ कि वहाँ पर कि जहाँ पर उस्ताद अवेलेबल नहीं है और वहाँ नॉन टीचिंग का या कोई हाई स्कूल का कोई एक उस्ताद जो है वहाँ पर इन्विजिलेशन कर रहा है, तो वहाँ पर ये शिकायत ज़रूर हमें मिल सकती है। लेकिन ठीक है मुनव्वर साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से असिस्टेंट प्रोफेसर जमशेद हाशमी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है ना, ये अपना जो नॉर्मल ड्यूटी करता हूँ जिस तरह होती है, मुझे सुबह के टाइम मॉर्निंग में जो है ना गेट पर चेकिंग की ड्यूटी होती है और मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि बच्चों को मोबाइल बाहर वगैरह रख कर आएँ। उसके बाद ये हुआ कि उस दिन, ये जुमेरात वाले दिन जो है, ये हुआ कि मैं अपने ड्यूटी ख़त्म करके मैं अपने डिपार्टमेंट में ना रेस्ट कर रहा था। 20-25 लड़के जो है ना वो आए और उन्होंने जो है ना वो इनमें से एक लड़के ने जो है ना वो उन्होंने अपने उसमें से शवार से पिस्तौल निकाल कर लोड किया और फिर मुझे जो है ना मेरे सीने पर रखकर बोला तो तुझे उड़ा दूंगा। तो मैंने बोला, मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला आप मार सकते हो तो मार लो, मार कर दिखाओ, हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। मैंने बोला कि मैं तो भाग नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तो यकीनन टीचर हूँ, मैं तो आप लोग ने तो पता नहीं क्या ये इतना ये कर रहे हैं कि टीचर की रिस्पेक्ट है ये।
तो फिर वो 3 मरतबा उसने कहा कि मैं मार दूंगा। मैंने बोला सही आप देख लें मार। तो फिर वो उठ कर फिर उन्होंने पिस्तौल को वो शलवार में रखा और तेज़ी से निकले। उस दौरान हमारे असतज़ा भी आ गए थे, तो उन्होंने फिर ना फिर उन्होंने फ़ोन भी कर दिया था, जिस पर जो पापोश थाने की मोबाइल भी आ गई थी, जिसमें रॉ साहब भी आ गए थे। लेकिन उस वक्त तक वो लड़के निकल गए। हाशमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर राशिद भी मौजूद थे, आपका शुक्रिया। इसके अलावा मुनव्वर अब्बास सदर सिंध प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन ने हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। शादी के बाद घर बैठ जाने वाली खवातीन डॉक्टर के लिए खुशखबरी। घर बैठ जाने वाली लेडी डॉक्टर्स घर बैठे प्रैक्टिस कर सकेंगी। डॉक्टर्स का अफवाल मरीजों और डॉक्टर्स दोनों के लिए मुफीद। कायम मुकाम वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी का कहना था कि डिजिटल सिस्टम से मरीज इस्तेफादा कर सकेंगे। डॉक्टर घर बैठे टेलीमेडिसिन की तरह काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शादी के बाद घर बैठ जाने वाली खवातीन डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर है। घर बैठ जाने वाली लेडी डॉक्टर्स घर बैठे प्रैक्टिस कर सकेंगी। डॉक्टर्स का फ़ाल मरीजों और डॉक्टर्स दोनों के लिए मुफीद। कायम वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से मरीज़ इस्तेफादा कर सकेंगे। अर्ज़ पाक में ये रिवाज बहुत ज़्यादा है कि ख़वातीन डॉक्टर बनती हैं, उसके बाद शादी होती है और वो अपनी इस जॉब को बल्कि इसको जॉब तो नहीं कहना चाहिए, खिदमत को छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम हम देख रहे हैं जो उठाया जाने लगा है। घर बैठे ख़वातीन जो हैं, जो लेडी डॉक्टर्स हैं, जो छोड़ चुकी हैं जॉब, वो अब घर बैठ कर प्रैक्टिस कर सकेंगी। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इब्राहिम बताइएगा, ये सारा प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से इसे फ़ाल बनाया जाएगा? देखिए बिल्कुल ये बहुत एक अच्छा इकदाम सामने आया है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की कायम मकाम वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर जहां आर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनका कहना है कि गुज़श्ता कई बरस के दौरान जो डॉक्टर हैं MBBS करके शादी के बाद घर बैठ जाती हैं और अपनी प्रैक्टिस छोड़ देती है और कई साल तक तो उनको वो अपनी प्रैक्टिस भी भूल जाती, तो उनको खुद भी प्रैक्टिस करने के लिए तरबियत दी जाएगी, जबकि इसके साथ साथ जो है वो खुद भी ऑनलाइन जो है वो मरीजों की खिदमत कर सकेंगी। और इस हवाले से जो है हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है हुकूमत को कि MBBS डॉक्टर की तालीम पे जो है वो लाखों रुपए, 50 लाख रुपए तकरीबन एक डॉक्टर पे खर्च आते हैं। और इसी तरह कोरोना के दौरान भी तकरीबन जो है वो हजारों की तादाद में जो तिब्बी सहूलियत फराम की गई थी इमरजेंसी की सूरत हाल में। और इस तरह जो अब जो है तकरीबन कोरोना के दौरान 5 लाख से ज्यादा अफराद को जो वो तिब्बी सहूलियत फराम की गई थी और तकरीबन जो है इन पे अखराजात भी ज्यादा आते हैं। तो इस हवाले से जो ख़वातीन शादी के बाद घर बैठ जाती है या जिनके बच्चे हो जाते हैं और उनको मसरूफियत बढ़ जाती है, तो उनको एक मजीद फायदा दिया जाएगा कि उनको डिजिटल के तरीके से ई डॉक्टर के नाम से ये लॉन्च किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए वो घर बैठ के अपनी तालीम के साथ साथ जो है वो ऑनलाइन मरीजों का इलाज भी कर सकेंगी और मुख्तलिफ बीमारियां शामिल होंगी, जिसमें अभी भी डाउ यूनिवर्सिटी के पास जो है बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे। तो इस हवाले से बहुत अच्छा इकदाम होगा कि जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इकदाम है। ठीक है इब्राहिम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पैट्रन इन चीफ YDA डॉक्टर उमर सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर साहब कहिएगा कि इकदाम तो बहुत अच्छा है, इसको फ़ाल किस तरह बनाया जाएगा, ये किस तरीके से प्रोसेस करेगा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। देखिए बड़ा खुशाइंद है कि ई हेल्थ के ज़रिए ऐसे डॉक्टर्स जो कि प्रैक्टिकली फील्ड में मौजूद नहीं होते ड्यू टू फैमिली मैटर्स, ड्यू टू द पर्सनल कोई भी मैटर हो जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकली फील्ड से पीछे रह जाते हैं या घर में वक्त देते हैं या फैमिली को वक्त देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी जो उन्होंने एजुकेशन हासिल की है पब्लिक सेक्टर से, इधर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वो उसको अप्लाई कर सकें ई हेल्थ के जरिए। ई हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग करें, ऑनलाइन हिस्ट्री लें, ऑनलाइन जो है वो आप उनको इन्वेस्टिगेशन करा के डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा इकदाम है डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से, हम इसको खुशाइन करार देते हैं। और मोर देन 20 या 25,000 जो हमारी फीमेल या हेल्थ डॉक्टर जो हैं वो घर बैठी हुई हैं, तो वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने टाइम सेट करके और वो हेल्थ सिस्टम के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर उमर बताइएगा कि क्या टेली मेडिसिन एक मौसर कदम है और पेशेंट और डॉक्टर क्या ऑनलाइन सेशंस रखेंगे? देखिए ये बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। ये टेली मेडिसिन जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ तो पुराने उसमें चल रहा है, इवन कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो
اپنی ہسٹریاں اور ساری چیزیں جو مینجمنٹ ہیں وہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے آلریڈی ٹرانسکرپٹ کروا رہے ہیں. یہ تو امریکہ اور یو کے اور جتنی بھی ایڈوانس کنٹری ہیں وہ تو اس کو فالو کر رہے ہیں, اور پاکستان میں باقاعدہ پبلک یونیورسٹی کی طرف سے اس کو لانچ کرنا ایک خوشائند قدم ہے, جس سے ہماری بہت ساری فیمیل ڈاکٹر جو کہ ڈیو ٹو فیملی ریزن وٹ ایور از دا ریزن کہ وہ گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں, وہ اپنا ان پٹ نہیں دے پاتی اور وہ سوسائٹی میں ہیلتھ کے حوالے سے نہیں دے پاتی, تو یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو وہ جو ہے وہ پالش کریں اور جو ہے اس ای ہیلتھ کے ذریعے وہ اپنی اسکل بھی ڈیولپ کریں اور پیشنٹ کو بھی بینیفٹ دیں. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ کیا گھر بیٹھے جو ہے آن لائن رابطہ ہو سکے گا یا ہاسپٹل جانا یا کسی کلینک پر جانا ضروری ہوگا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آن لائن بھی مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر دیتی ہیں. ہسٹری ٹیکنگ ہے, سائیکیٹرک کاؤنسلنگ ہے, بیڈ نیوز بریکنگ ہے, اور بہت ساری آج کل جو پیڈ ویب سائٹ ہیں, آلڈیک ہے, دوسری جو ایپلیکیشنز ہیں وہ آلریڈی آن لائن کنسلٹیشن آلریڈی چل رہی ہے. لیکن یہ آفیشلی ڈاؤ یونیورسٹی کی طرف سے اناؤنس کرنا اور اس پہ بہت ساری نمبر سے ڈاکٹر کو انگیج کرنا یہ ایک خوش آئند ہے. اچھا بتائیے گا, اس میں ٹیکنالوجی بھی انوالوڈ ہے تو پرائیویسی کنسرنز ہوں گے کیا؟ نہیں دیکھیں اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی ہی کے ذریعے آپ اس کو پرائیویسی کنسرن کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. اس میں 1-to-1 ڈاکٹر کا پیشنٹ سے کنٹیکٹ ہوگا, باقی لوگوں کو یہ ایکسیسیبل نہیں ہوگا. تو یہ جو اس کی ذیلی جو پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کر کے اس کو مزید بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے. یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر عمر کہ یہ فعال کب تک ہو جائے گا؟ اس میں دیکھیں میڈم نے آج میرے خیال میں پریس کانفرنس کی ہے, وہ جلدی ود ان اے ویکس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ترقیاتی بینک کے ذریعے ان کے تعاون سے یہ لانچ کر دیں گی. اور اس میں پہلے فیز میں تو جو فیمیل ڈاکٹرز جو کہ گھر بیٹھی ہیں ان کی سیشن ہوگی, اور پھر پیشنٹ کے ساتھ ان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوگا یا جو انٹریکشن ہوگا پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ میں وہ فیز میں پورا ہو جائے گا. اچھا یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر عمر کہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر ہماری جو عوام ہے, جو دیہی عوام ہے, وہ فیملیئر نہیں ہے آن لائن سسٹم کے ساتھ, تو کیا تربیت کی جائے گی, کس طریقے سے اس چیز کو آسان بنایا جائے گا, کیا اس کو سندھی زبان میں بھی رکھا جائے گا تاکہ بآسانی جو ہے وہ لوگ اپروچ کر سکیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس میں جو ہماری جو لینگویج بیریئر نہ ہو تو اچھی بات ہے کہ جس لینگویج کا پیشنٹ ہو اسی لینگویج کا ڈاکٹر اس کو انٹرٹین کرے تاکہ ہسٹری ٹیکنگ اور دیگر چیزوں میں وہ کارگر ثابت ہوں. تو یہ میرے خیال میں اس پہ جو ایپ بنائیں گے اور جو اس کو ای ہیلتھ سسٹم لے کے آئیں گے وہ ان تمام پہلو کو مد نظر رکھیں گے تاکہ منیمل کمیونیکیشن گیپ ہو. ایک تو آپ لائیو پیشنٹ نہیں دیکھ سکتے, دوسرا اگر کمیونیکیشن گیپ بھی زیادہ ہوگا تو پھر یہ چیز غیر مؤثر ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزوں کو انہوں نے مد نظر ضرور رکھا ہوگا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ دیہی علاقوں کی ہی بات کریں گے. ظاہر ہے کہ شہروں میں تو سہولیات بہت زیادہ ہیں لیکن دیہی علاقے ہمارے کافی پیچھے ہیں, تو اس ڈیجیٹل نظام کے مؤثر استعمال کے لیے وہاں کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر نیٹ بھی جو ہے وہ پراپرلی اویلیبل نہیں ہے. اس میں دیکھیں یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ یا RHC ہیں وہاں پہ نیٹ فیسلٹی اویل کی جائے اور وہاں کا جو پیشنٹ وہاں کے لوکل ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے آن لائن کنسلٹیشن جو ہے یہاں بیٹھ کے کی جا سکتی ہے. تو آپ کو سینٹر بنانے پڑیں گے جہاں پہ آپ کو نیٹ پرووائڈ کیا جانا پڑے گا تاکہ کیونکہ یہ جو کمیونیکیشن ہوگی تھرو آن لائن ہوگی, اگر نیٹ نہیں ہوگا تو کمیونیکیشن نہیں ہوگی. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کو یہ اقدام کرنے پڑیں گے. پہلے فیز میں تو بڑے سٹیز میں ہوگا جہاں آلریڈی نیٹ اویلیبل ہے. نیکسٹ فیز میں پھر اس طرح ان علاقوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے جہاں نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, وہاں ایک سینٹر بنا کے ان لوگوں کو جمع کر کے ای ہیلتھ کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر عمر یہ بھی کہیے گا کہ جس طرح ابھی تو انیشیل سٹیجز ہیں اور ابھی تو صرف بات چیت چل رہی ہے, تو اپلیکیبل ہونے میں کم و بیش آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 6 ماہ لگ سکتے ہیں, 1 سال لگ سکتا ہے, یا اس سے زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہے؟ دیکھیں یہ پروگرامنگ ہے, اس میں تو ٹیکنیکل بندہ جو IT ایکسپرٹ ہوگا وہ زیادہ بہتر اس کا جواب دے سکتا ہے. لیکن اگر انٹینشنز ہوں گورنمنٹ کی ہائر اتھارٹیز کی تو ود ان ویکس بھی کام ہو جاتا ہے, اور اگر ہرڈلز ہوں تو پھر سال بھی کم پڑ جاتے ہیں. جی بالکل, اگر ہرڈلز ہوں تو پھر سال کم پڑ جاتے ہیں, اور اگر سپیڈی کام ہو تو چند مہینوں میں ہو جاتا ہے. بہت شکریہ پیٹرن ان چیف YDA ڈاکٹر عمر سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے نمائندے ابراہیم رند ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بھی شکریہ. ویلکم بیک. سرکاری قیمتوں کے برعکس شہریوں سے ٹینکر کے اضافی پیسے وصول کرنے والوں کی شامت. میئر کراچی نے ٹینکر مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا. میئر کراچی کی ہدایت پر 3 رکنی کمیٹی قائم. کمیٹی سے ٹینکرز آپریٹر سمیت شہریوں سے پانی کے ٹینکرز کے اضافی پیسے لینے والے ہائیڈرنٹس کی تفصیلات طلب کر لی گئیں.
सरकारी कीमतों के बरक्स शहरियों से टैंकर के इजाफी पैसे वसूल करने वालों की शामत आ गई। मेयर कराची ने टैंकर माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। मेयर कराची की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी से टैंकर्स ऑपरेटर समेत शहरियों से पानी के टैंकर्स के इजाफी पैसे लेने वाले 100 की तफसीलात तलब। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने टैंकर माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया है। सरकारी कीमतों के बरक्स शहरियों से टैंकर्स के इजाफी पैसे वसूल करने वालों की शामत। मेयर कराची की हिदायत पर आमिर वक़ार की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी में सैयद सरदार शाह और मोहम्मद फारूकी भी शामिल हैं। CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टैंकर्स ऑपरेटर समेत शहरियों से पानी के टैंकर्स के इजाफी पैसे लेने वाले हाइड्रेंट्स की तफसीलात तलब की गई हैं। शहरियों से पानी के टैंकर की आड़ में इजाफी पैसे वसूल करने वाले टैंकर का रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइवर्स की तफसीलात फराहम की जाएँ। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने टैंकर माफिया के खिलाफ जो है डंडा उठा लिया है। सरकारी कीमतों के बरक्स शहरियों से टैंकर के इजाफी पैसे वसूल करने वालों की जो है शामत आ गई है। मेयर कराची की हिदायत पर आमिर वक़ार की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी जो है वाटर कॉरपोरेशन की कायम कर दी गई है। कमेटी में सैयद सरदार शाह और मोहम्मद फारूकी भी जो है शामिल हैं। CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने नोटिफिकेशन भी जो है जारी कर दिया है। टैंकर्स ऑपरेटर समेत शहरियों से पानी के टैंकर के इजाफी पैसे लेने वाले हाइड्रेंट की तफसीलात भी जो है वो तलब की गई हैं, जबकि शहरियों से पानी के टैंकर की आड़ में इजाफी पैसे वसूल करने वाले टैंकर का रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइवर की तफसीलात जो है तलब की गई हैं। कमेटी को 10 रोज में शहरियों की शिकायतों का जायजा लेने और रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी जो है दी गई हैं। अब जो भी शहर में गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पानी के टैंकर से इजाफी पैसे वसूल कर रहा था, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाइयों को भी यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कराची में पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक की रवानी सुस्त। मुख्तलिफ शहरों पर सुस्त ट्रैफिक की वजह से शहरियों को मुश्किलात। II चंडीगढ़ रोड, अब्दुल्ला हारून ड्रेग रोड की जानिब ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। तफसीलात जानेंगे मुमताज शिगरी से। जी बिल्कुल, देखें पीक आवर्स के दौरान शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि 5 बजे से लेकर तकरीबन रात के 9-10 बजे तक के दौरानिया है। इस दौरान जो है शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर जो है ट्रैफिक की रवानी सुतरवी का शिकार होता है। और साथ ही साथ जो है क्योंकि लोग ऑफिस से अपने कामों से जो है घरों की जानिब लौट रहे होते हैं, इस वजह से जो है काफ़ी रश बढ़ जाता है और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। अगर मैं शाहराहों की बात करूँ तो I चंडीगढ़ से लेकर जो है एयरपोर्ट की जानिब जो जाने वाला ट्रैक है शाहरा फैसल पे, उसमें जो है जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर है। साथ ही साथ अगर मैं गुरु मंदिर की बात करूँ तो गुरु मंदिर से लियाकताबाद और नाजिमाबाद जाने वाला जो ट्रैक है, उन दोनों ट्रैक पर जो है ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर है। इसके साथ अगर मैं यहाँ से जिस जगह से आपको रिपोर्ट करूँ, मलिर 15 से रिपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी जो मलिर 15 से जो है शाह फैसल की जाने जो जाने वाला ट्रैक है, इस पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। शहरी को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और अहम बात यह भी है कि मुख्तलिफ शाहराहों पर जो ट्रैफिक वार्डन है वो गायब है, जिसकी वजह से भी जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और एक अहम वजह जो है ये भी हो सकता है, और ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है गाड़ियों की तादाद में शहर के अंदर जो है इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 5000 रोज़ाना गाड़ियाँ और 15000 से ज़ायद जो मोटरसाइकिल जो है शहर के अंदर नहीं आ रही है। इस वजह से जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना ट्रैफिक वार्डन्स ने जो है शहरियों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने का, क्योंकि इस दौरान 5 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक के दौरानिया है, इसमें शहरी अपने घरों को जा रहे हो, तो इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है शहरियों को करना पड़ रहा है। और ट्रैफिक वार्डन ने खास तौर पर जो है शहरियों को हिदायत जारी कर दी है कि मुतबादिल रास्तों को अख्तियार करें ताकि वो इस अजियत से जो है बच सके। जी।